हेलो एवरीवन, वेलकम टू री एकेडमी। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे हैं कि एग्ज़ाम को सिर्फ एक मंथ रह गया है। इस टाइम पे कैसे रिवाइज करें, क्या पढ़े क्या ना पढ़े, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। इसके लिए एक वीडियो ऑलरेडी पड़ी हुई है, आप प्लेलिस्ट में आकर चेक कर लो। लेकिन इस वीडियो का जो हमारा मेन मोटिव है वो है कि कैसे आप डीमोटिवेट ना हो। एग्ज़ाम में सिर्फ एक मंथ है, काफ़ी स्टूडेंट को एंजाइटी हो रही होगी, कुछ बहुत प्रॉब्लम्स होती है लाइफ में, लेकिन आपको कंसिस्टेंट रहना है इस एक मंथ, क्योंकि ये एक मंथ आपका किस्मत बदल सकता है। ये एक मंथ आपकी फॉर्च्यून को चेंज कर सकता है। तो इस एक मंथ में आपको कंसिस्टेंट रहना है, रिवाइज करना है, पढ़ते रहना, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा पढ़िए और कोई उपाय नहीं है। फिर भी कुछ चीज़ें हैं जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर प्रॉब्लम आ रही है स्टूडेंट्स को रिवाइज करने में, क्योंकि बहुत पढ़ लिया हमने। अब इस एक मंथ में आपको ज़्यादा कुछ नया नहीं पढ़ना चाहिए, सिर्फ रिवाइज करना चाहिए। तो रिवीजन का क्या मेथड हो सकता है इस एक मंथ में, वो डिस्कस करने वाला हूँ मैं आपके साथ। तो पहला जो इम्पॉर्टेंट मेथड हो सकता है वो हो सकता है डिस्कस करना। आप अपने किसी फ्रेंड, ये मेथड मेरे साथ होता है असल में, इसलिए मैं इस मेथड का वैल्यू जानता हूँ। मेरा एक फ्रेंड है जो कि आईएएस के लिए प्रिपेयर कर रहा है। वो मुझे रेगुलर कॉल करता है, डेली कॉल करता है, डेली मेरे 1 घंटे लेता है वो। और मैं 1 घंटे देने में कुछ संकोच नहीं करता हूँ, क्योंकि वो मुझसे हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा डिस्कस करता है, हमेशा कुछ ना कुछ डिस्कस करता है, टॉपिक उसका अच्छा होता है। तो मैं हमेशा सुनता हूँ उसे बैठ के, क्योंकि मुझे पता है इससे मेरा भी फ़ायदा होने वाला है। तो आप भी अपने आसपास देखिए, कोई एस्पिरेंट होगा जो ईपीएफओ के लिए प्रिपेयर कर रहा होगा, या टेलीग्राम ग्रुप से आप किसी से कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ देखिए, जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट होगा आपसे ज़रूर कनेक्ट करेगा। डिस्कस कीजिए, जो भी आप पढ़ रहे हो आपस में डिस्कस करो। डिस्कस किया हुआ चीज़ बहुत अच्छे से याद रहता है, क्योंकि सामने वाला आपसे क्या करेगा, क्वेश्चन करेगा, और जब आप क्वेश्चन का आंसर कर दोगे ना, वो चीज़ आप नहीं भूलने वाले हो। तो डिस्कस जो मेथड है इसे ज़रूर अपनाओ इस एक महीने में किसी के साथ। घर में अगर कोई आपके पास भाई बहन है, देखो एग्ज़ाम कोई डिफरेंट नहीं होता है। जैसे आप स्कूल में करते थे, याद कीजिए, जब आप 10th में थे, अंडर 10th थे, तब ज़्यादातर स्टूडेंट करते हैं, हम रट्टे मारते थे। रट्टे कैसे मारते थे, हम पढ़ते थे, हम अपने किसी छोटे भाई बहन को देते थे, कॉपी दे देते थे, आप पूछते थे, कहते थे कि पूछो इसमें से कुछ। फॉर एग्जांपल जैसे वर्ड मीनिंग याद करते थे अपने टाइम में हम, तो याद करने के बाद अपने छोटे या बड़े भाई बहन को देते थे और कहते थे कि इसमें से पूछो, और हम आंसर करने की कोशिश करते थे। तो ये मेथड आप अपने घर में अपनाइए, आपका भाई बहन, मम्मी पापा, किसी की भी हेल्प लीजिए और डिस्कस कीजिए। ये मेथड काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्ज़ाम के लिए। सेकेंड जो मेथड है, असल में देखिए होता क्या है, हम जो भी पढ़ते हैं, कुछ भी आप पढ़ लो, उसका एक इफ़ेक्ट होता है, वो होता है फॉरगेटिंग इफ़ेक्ट। फॉरगेटिंग इफ़ेक्ट क्या है कि आप अगर अभी 100% पढ़ रहे हो, रिटेन कर रहे हो, तो 1 घंटे बाद आप उसका 10-20% भूल जाओगे। अगर आप ये वीडियो के अलावा कोई लेक्चर देखते हो मान लो, तो लेक्चर में जब आप पढ़ते हो तो आपको सारा चीज़ याद रहता है। उसके 10 मिनट बाद, 1 घंटे बाद चीज़ें भूलने लगती हैं, और एक दिन बाद तो आपको सिर्फ 33% याद रहता है। तो आपको करना क्या है, इंटरवल में रिवाइज करना है। इंटरवल में रिवाइज करना है। अगर आप अभी रिवाइज कर रहे हो तो कल एक गैप ले लो, परसों फिर उस चीज़ को रिवाइज करो। अगर आप रिवीजन नहीं कर पा रहे हो, चीज़ें बहुत ज़्यादा है आपके पास, तो कम से कम ये करो कि चीज़ों को देखते रहो, बस उन चीज़ों को बस पन्ने पलटते रहो। इससे भी एक इफेक्ट पड़ता है, रिटेंशन रहती है इससे भी। तो आप अगर नहीं पढ़ पा रहे, ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे हो, तो कम से कम वो नोट्स जो है, वो चीज़ जिसे आपने रिवाइज करना चाहते हो, उसे बस एक बार पलटा लो, देख लो। इससे भी काफ़ी हद तक चीज़ें याद हो जाती हैं। सेकंड जो एक थर्ड जो एक मेथड है वो है माइक्रो नोट्स बनाना, क्योंकि अब टाइम बहुत कम है। अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप किसी चीज़ को पढ़िए और नोट्स बनाइए। तो जो आपने नोट्स बनाए हुए हैं, उन्हीं नोट्स का आपको एक माइक्रो नोट्स तैयार करना है। फॉर एग्जांपल, जितनी भी सोशल सिक्योरिटी स्कीम है आपके एग्ज़ाम के लिए अगर बात किया जाए, तो 10 से 12 स्कीम बहुत ज़्यादा हो जाती है इस एग्ज़ाम के पर्पज़ से, सोशल सिक्योरिटी के लिए। तो 10 से 12 स्कीम जो है, उन्हें आप क्या करो, सिर्फ एक पेज लेना है आपको। एक पेज में जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं हर एक स्कीम के, वो आपको लिख लेने हैं। आपने नोट्स पहले बनाए होंगे, उन्हीं नोट्स से आपको एक माइक्रो नोट्स बनाना है, ताकि आपको एग्ज़ाम टाइम में ज़्यादा कुछ ना पलटना पड़े, ज़्यादा कुछ याद करने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है। इसके अलावा जो एक मेथड है, वो मेरा फेवरेट मेथड है, और मैं सबको, अपने स्टूडेंट को बोलता हूँ कि इस मेथड का इस्तेमाल ज़रूर करो। इस मेथड का नाम है थिंकिंग करना या मनन करना। ठीक है, मनन। अब होता क्या है, देखो, आप हमेशा पढ़ते हो, भर दिन पढ़ते हो, सप्ताहों पढ़ते हो, पढ़ते रहते हो, लेकिन पढ़ने से क्या होता है ना,
आपने याद किया है या नहीं किया, इसको आप टेस्ट कैसे करते हो? आप खुद को टेस्ट करते हो कभी कि आपने जो पढ़ा है क्या वो याद है आपको? तो आपको करना क्या है, सुबह से लेके रात तक आप पढ़ते हो, रात में सिर्फ आधा घंटा दीजिए अपने आप को, खुद को आधा घंटा, इससे भी कम दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें क्या करना है, उस टाइम में आपको एक कॉपी और एक पेन लेके बैठना है, और एक उसको लेने के बाद आपको सोचना है कि सुबह मैंने क्या पढ़ा था। फॉर एग्जांपल अगर मैंने फैक्ट्री एक्ट पढ़ा था तो उसमें क्या क्या प्रोविजंस थे, क्या क्या चीज़ें खास थी, आप कोशिश करो कि क्या आपको याद है और लिखने की कोशिश करो, ये चीज़ें थी, ये चीज़ें थी, ये चीज़ें थी, ऐसे करके। इसके अलावा अगर आपने कोई एरर डिटेक्शन रूल पढ़ा हुआ है तो आप याद करो कि एरर डिटेक्शन का क्या रूल था, क्या था उसमें। मैथ पढ़ा तो मैथ का वो फॉर्मूला क्या था, ठीक है। हिस्ट्री का कोई टॉपिक पढ़ा है, मान लो इंडियन नेशनल कांग्रेस पढ़ा, तो आप उस आधे घंटे में 5 मिनट ये सोचो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस में था क्या, किसने शुरुआत की, मतलब कहानियाँ बुनो अपने मन में, सवाल करो खुद से कि क्या आपने जो पढ़ा था वो कुछ भी आपको याद है। इससे क्या होता है, इससे दिमाग पे पड़ता है प्रेशर, और दिमाग को फास्ट करने का एक ही रूल है, दिमाग को तेज करने का एक ही रूल है, प्रेशर डालना। जितना दिमाग पे प्रेशर डालोगे उतना दिमाग आपका तेज होगा, ठीक है। तो ये कुछ टेक्निक्स थे, इस टेक्निक्स की मदद से आप जो अभी पढ़ रहे हो एग्ज़ाम के लिए उससे ज़्यादा अच्छे से याद कर सकते हो, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। एक मोटिवेशन है, देखो ये सारी चीज़ें मोटिवेशन का ही काम करती है, ठीक है। जब आप पढ़ लोगे ना आपको अच्छा फील होगा, कॉन्फिडेंट फील होगा, तो जब आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे पढ़ाई को लेके तो आप वैसे ही मोटिवेट रहोगे। लेकिन एक और मोटिवेशन है मेरे पास, वो है 80,000 रुपीज़। जी हाँ, 80,000 रुपीज़ जब आप ज्वाइन करोगे ना, 80,000 रुपीज़ से भी ज़्यादा सैलरी होगी आपकी EPFO में। तो ये जो अमाउंट है, ये अमाउंट आपकी फ्यूचर को चेंज करने वाला है। देखो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जॉब आप क्यों करना चाहते हो, तो वो झूठ नहीं बोलना है जो लोग UPSC में बोलते हैं कि मैं सोसाइटी की मदद करना चाहता हूँ, मैं ये चेंज लाना चाहता हूँ। यहाँ पे वो कंसेप्ट है भी नहीं, ठीक है। लेकिन ये अक्सर ये झूठ होता है। जनरली सब अपने फाइनेंशियल फ़ायदे के लिए देखो ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी ना मैक्सिमम 90% मिडिल क्लास स्टूडेंट ही करते हैं तैयारी एग्ज़ाम की। तो आप भी उसी पर्पज़ से तैयारी कर रहे हो जिस पर्पज़ से अदर करते हैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम के लिए। 80,000 रुपीज़ आपकी डेस्टिनी बदल देगा, आपकी लाइफस्टाइल बदल देगा, हर चीज़ आपके साथ जो हो रही है वो चेंज हो जाएगी। तो ये जो अमाउंट है काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट रखता है आपके फ्यूचर में। तो इस अमाउंट के लिए ही पढ़ लो यार, ठीक है, इस अमाउंट के लिए पढ़ लो, क्योंकि इससे सब कुछ बदल जाएगा आपके साथ। तो ये जो कुछ पॉइंट्स थे कि कैसे आपको रिवाइज करना है, ऊपर के 4 पॉइंट, इन्हें अपनाइए। एक पॉइंट भी अगर आप अपना रहे हो ना तो इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और इस अमाउंट को आपको भूलना नहीं है, लिख लो दीवार पे, 80,000 रुपीज़ से ज़्यादा सैलरी बनेगी आपकी, इसलिए पढ़ो। और यही आपका एक लौता ट्रिक है, टेक्निक है, बस पढ़ते रहो। 1 महीना है, जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो। तो होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल हुई होगी। ये कुछ पॉइंट्स जो बताएं वो आपके लिए इम्पैक्टफुल हुआ होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर बताना, कौन सा पॉइंट आप फॉलो करते हो, नहीं करते हो, या करने वाले हो, ज़रूर बताना। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये चैनल अभी एग्ज़ाम तक सिर्फ आपके साथ है। जितनी भी ज़्यादा हो सकती है उतने ज़्यादा कंटेंट आएंगे EPFO एग्ज़ाम के लिए। उसके बाद ये चैनल अदर चीज़ों पे अपना काम करेगा, UPSC के लिए, BPSC के लिए। तब तक सिर्फ EPFO के लिए ही हम लोग फोकस्ड हैं, और आप भी फोकस हो जाओ अपने एग्ज़ाम के लिए।